प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सब हिंदी की बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो लगातार प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं उन प्रतिक्रियाओं का स्वागत है, सम्मान है। आप निश्चित तौर पर हिंदी को अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और जन जन की भाषा बनाने के लिए संकल्पित हैं, ऐसा जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। अनेक ऐसे आपके संदेश प्राप्त हुए हैं, अनेक आपकी जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। उन संदेशों और जिज्ञासाओं को शांत करने की दृष्टि से और हमारा यह वीडियो है। और ख़ासतौर पर इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अनेक विद्यार्थियों ने यह कहा है कि अभिव्यक्ति और माध्यम में कैसे प्रश्न आएंगे, क्या आएगा, इसको विस्तार से बताइए। कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी के लिए बहुत आग्रह किया है कि आप अंग्रेजी का एक वीडियो बनाइए, अंग्रेजी में क्या आ सकता है, कैसे आएगा, क्या महत्वपूर्ण है, ये बताइए। बंधुओं, हमारी सीमाएं हैं, हम अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं। यद्यपि अंग्रेजी जानते हैं, किंतु उसमें महत्वपूर्ण क्या है यह तो उस विषय को पढ़ाने वाला शिक्षक ही बता सकता है। यद्यपि शासन स्तर से, शिक्षा विभाग से आज कल परसों में अंग्रेजी का कोई ना कोई मटेरियल आपको मिलेगा, मैंने ऐसा आग्रह भी किया हुआ है। एक विद्यार्थी ने यह कहा है कि हम जैसे एमपी टॉप करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की तरह अंक कैसे प्राप्त करें, इसकी क्या कला है। भाई साहब, पूरी की पूरी शिक्षा कला है, बाजीगरी है या ज्ञान है, कुछ भी है, लेकिन यह है कि जब तक आप पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करते हैं तब तक मध्य प्रदेश में टॉप आने का स्वप्न नहीं संजो सकते हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है लिख लिख के देखना, लिख लिख करके देखना। कुछ विद्यार्थी हमारे संपर्क में ऐसे भी हैं जिन्होंने कोटा में पढ़ाई की और अनेक स्थानों पर वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की वर्ष भर तैयारी करते रहे और अंतिम परीक्षा के 10 दिन 15 दिन पहले उन्होंने आग्रह किया, साहब अंग्रेजी में हम सर्वाधिक अंक कैसे प्राप्त करें। तो उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्र, प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र, कुछ IMP क्वेश्चन ये बता करके कुछ उनका सहयोग तो किया जा सकता है, मनोबल तो बढ़ाया जा सकता है, किंतु 100% अंकों की गारंटी नहीं दी जा सकती। विद्यार्थियों, आपके प्रश्नों में से ही एक प्रश्न ऐसा आया है कि कुछ तो बताइए कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें जिसमें पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो सके। हमने पिछले वीडियो में भी इस ओर संकेत किया था, एक बार फिर आपको बताते हैं। आप अपनी परीक्षा कॉपी में बाईं ओर 2 अंगुल का हाशिया निश्चित तौर पर छोड़ें, दाईं ओर लगभग 1 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ सकते हैं। लिखते समय शिरोरेखा का ध्यान रखें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टेढ़े अक्षर लिखते हैं और शिरोरेखा नहीं लगाते हैं, उसका ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पत्र के प्रारंभ में तो हमारे बहुत अच्छी राइटिंग रहती है, 2-4-6 प्रश्न तक, उसके बाद धीरे धीरे राइटिंग बिगड़ने लगती है जल्दबाजी के कारण, या प्रश्न पत्र लेंदी होता है ये देख करके। विद्यार्थियों, आपकी राइटिंग शुरू से और प्रश्न पत्र के अंत तक एक जैसी बनी रहनी चाहिए। आप काले पेन का, नीले पेन का प्रयोग कर सकते हैं। काले पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण तथ्य, विचार है, उसको आप काले पेन से लिख सकते हैं। एक प्रश्न समाप्त होने पर आप डबल लाइन खींच करके वहाँ प्रश्न समाप्त हो गया है और फिर दूसरे प्रश्न को आपको प्रारंभ करना चाहिए। जांचने वाले को उसमें सुविधा होती है। कुछ विद्यार्थी जांचने वाले को झांसा देने का भी सोचते हैं, विचार करते हैं। जैसे अथवा वाला प्रश्न भी हमसे बनता है और जो प्रश्न मूल आया है वो भी हमसे बनता है। तो हमने मूल प्रश्न शुरुआत में कर लिया और अथवा वाला प्रश्न अंत में कर दिया। तो जांचने वाला शुरुआत में भी मान लो 3 अंक दे देता है और अथवा वाला जो किया उसमें भी 3 अंक दे देता है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, मूल्यांकन करता भली भांति जानता है और वह ऐसे झांसे में नहीं आता है। मूल्यांकन की विधि
विद्यार्थियों को नहीं पता, उसमें एक भी प्रश्न अन्यथा नहीं जांचा जा सकता है, क्योंकि कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर प्रश्नवार अंकन, किस प्रश्न के उत्तर में कितने अंक दिए गए, इसको लिखना पड़ता है। अतः आपको परिश्रम पूर्वक लिखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 अंकों का प्रश्न 30 शब्दों में, 3 अंकों का प्रश्न 60 शब्दों से 75 शब्दों में, 4 अंकों का प्रश्न 80 शब्दों से 120 और 150 शब्दों में लिखना चाहिए। ये सारी बातें मैंने बताई। साथ में ये भी पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, MP टॉप आए हुए विद्यार्थी जिन्हें पूरे अंक प्राप्त हुए हैं, ऐसे विद्यार्थी, उनकी कापियाँ वेबसाइट पर पड़ी हैं, उनको जरा अध्ययन करें, देखें, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम और वितान 2 किताबों के संबंध में विद्यार्थियों का बहुत आग्रह है कि इसमें क्या आएगा बताइए। वितान के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उनको वीडियो को एक बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है इसके ऊपर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है, तो ठीक है, बिल्कुल बिना विलंब किए हुए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चाहे तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं या फिर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से, बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, CBSE पैटर्न में विज्ञापन लेखन आता है। जैसे आपके विद्यालय में शिक्षक की आवश्यकता है, विज्ञापन लेखन कीजिए, या किसी वस्तु का विज्ञापन लेखन कीजिए, पुस्तक का विज्ञापन लेखन कीजिए, तो विज्ञापन लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि मान लो 3 अंकों का आपको विज्ञापन लेखन आता है तो सबसे पहले तो विज्ञापन लेखन के चारों ओर बाउंड्री जरूर बनानी पड़ती है। बाउंड्री बनाए बिना विज्ञापन लेखन नहीं किया जाता है। दूसरी बात, जिस वस्तु का विज्ञापन आपसे कहा गया है उस वस्तु के गुण लिखना, आकर्षक और संक्षिप्त लेखन लिखना, नारे और स्लोगन का प्रयोग करना, और उपभोक्ता जैसी वस्तु को उपयोग करने वाला उपभोक्ता है उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग करना। मान लीजिए आप किसी बहुत अच्छे सौंदर्य प्रसाधन क्रीम का विज्ञापन कर रहे हैं तो आप महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए। विज्ञापन में चित्र का बड़ा महत्व होता है और चित्र को एक बॉक्स के अंदर बंद करना चाहिए। साफ, सुंदर, सुडौल, छोटा, नारे युक्त विज्ञापन, सचित्र विज्ञापन लिखने का अभ्यास आपको कर लेना चाहिए। मुश्किल से यह आधा घंटे की प्रैक्टिस है। दूसरी बात है अनुच्छेद लेखन। विद्यार्थियों को मैं पहले भी बता चुका हूं, अनुच्छेद लेखन आपकी सीधी सरल भाषा में गप्प मारने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन गप्प विद्यार्थी की कैसी हो, पढ़े लिखे व्यक्ति की कैसी हो, शिक्षक की कैसी हो और अनपढ़ व्यक्ति की कैसी हो, यह उस पर निर्भर करता है। तो वास्तव में किसी विषय पर भी अनुच्छेद लेखन आता है तो आपको लिखना। पर्यावरण पर आता है, कोविड के ऊपर आता है, परीक्षा और नकल इसके ऊपर भी आ सकता है अनुच्छेद लेखन, तो उसको लिखने के लिए प्रयास करें। साथ में इस बात का ध्यान रखें, संवाद लेखन आता है। कई बार अनुच्छेद लेखन नहीं आता, संवाद लेखन आता है। 2 लड़कियों की आपस में परीक्षा से संबंधित बातचीत को संवाद लेखन शैली में बताइए, या आप अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई संदेश दीजिए। आज आए हुए प्रश्न पत्र के स्वरूप सरल था या कठिन, इसकी चर्चा आप अपने मित्र से फोन के ऊपर कीजिए। इस प्रकार के संवाद लेखन आते हैं। संवाद छोटा होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और संवाद में एक निश्चित प्रवाह होना चाहिए। जैसे हम बातचीत करते ना, हेलो रामू क्या हो रहा है, बढ़िया यार, कल पेपर था लेकिन आज थोड़ा सा मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी में 2 प्रश्न छूट गए और एक विकल्प गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगले पेपर में स्कोर करने की कोशिश करूंगा। और रामू तू बता यार तेरा पेपर कैसा गया। तो इस प्रकार की भाषा का जो एक प्रवाह शैली में आप मित्र के साथ करते हैं
वैसे ही शैली में आपको लिखना है। संवाद लेखन की ये विशेषता है। तो 3 बातें महत्वपूर्ण हो गई, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन। इन 3 के ऊपर यदि आप आधा घंटे दे देंगे तो निश्चित तौर पर आपके ये 4 अंक मजबूत हो जाएंगे। अभिव्यक्ति माध्यम में आपको जैसा कि पता है 7 अंक का आना है और 5 अंक के एक अंक वाले प्रश्न आना है और 2 अंक का एक प्रश्न आना है। तो 2 अंक का प्रश्न क्या होगा और एक अंक के प्रश्न क्या होंगे, इनको आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एनकोडिंग क्या है, तो कई बार ऐसा रहता है कि जब हम कोई संवाद रखते हैं तो सामने वाला कैसे समझेगा, उसके समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना एनकोडिंग कहलाता है। आप बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, या आप बहुत बढ़िया इंदौरी बोली या भाषा बोलते हैं, आप मालवी बोलते हैं, निमाड़ी बोलते हैं, लेकिन यदि आप बात बुंदेलखंड के व्यक्ति से कर रहे हैं तो आपको फिर बुंदेली आनी चाहिए। इस प्रकार से इसको एनकोडिंग कहते हैं। समझने वाले की भाषा में बात करना एनकोडिंग कहलाता है। इसी के विरुद्ध होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब होता है कूटवाचन, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो केवल आपका सुनने वाला ही समझ पाए, दूसरा ना समझ पाए, उसे कहते हैं डिकोडिंग। एनकोडिंग भाषा को सरल करना और डिकोडिंग भाषा को कठिन करना कहलाता है। अब शोर क्या होता है, तो विज्ञान की भाषा में आप शोर की परिभाषा अलग देंगे, लेकिन अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अकॉर्डिंग आप शोर की परिभाषा देंगे वह ध्वनि जो आपकी बातचीत में बाधा पैदा करे उसे शोर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आप फोन पर बात करते हैं और 4 लोग बीच में कुछ ना कुछ गुड़ गुड़ बोला करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको कहते हैं चुप हो जा यार भाई, मैं बात कर रहा हूं। तो शोर अर्थात ऐसी ध्वनि जो आपकी बातचीत में, आपके संचार में बाधा पैदा करे उसे शोर कहते हैं। बस हो गया 1 अंक का प्रश्न। फीडबैक क्या कहलाता है? कई बार क्या होता है, जो संदेश प्राप्त करता होता है उसको संदेश समझ में आया कि नहीं आया, इसका जो वो उत्तर लिख के भेजता है उसे फीडबैक कहते हैं। उदाहरण के लिए आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आप जो लिखेंगे वो फीडबैक कहलाएगा। तो संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, रिस्पांस क्या है, वो फीडबैक कहलाता है। संचार कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न आपको 2 अंक का हो सकता है। अभी मैंने 1 अंक के प्रश्न बताए थे, 2 अंक का ये प्रश्न बीच में आ गया है। जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर व्यक्तिगत संचार, समूह संचार और जन संचार, ये संचार के प्रकार हैं। एक बार फिर से सुन लें। सांकेतिक संचार, संकेतों में कही गई बात, इशारों में कही गई बात, उसे कहते हैं सांकेतिक संचार। मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतः व्यक्तिगत संचार, समूह संचार और जन संचार। अब इसमें 1 अंक का प्रश्न बन सकता है, अंतः व्यक्तिगत संचार क्या है? कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के सामने सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है और अकेले बैठ के कुछ ना कुछ वो बुदबुदाता रहता है, अपने से ही कुछ बात करता रहता है। अपने आप से बात करना अंतः व्यक्तिगत संचार कहलाता है। स्वयं से बात करना अंतः व्यक्तिगत संचार कहलाता है। याद रहेगा अंतः व्यक्तिगत संचार क्या है, इसका ये उत्तर है। एक होता है जन संचार। जन संचार का मतलब होता है तकनीकी की सहायता से, जैसे टीवी की सहायता से, रेडियो की सहायता से, समाचार पत्रों की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, किसी भी प्रकार के संचार माध्यम जो तकनीकी माध्यम है उसकी सहायता से जो संवाद किया जाता है और बहुत सारे लोग उस संवाद को सुन सकते हैं, उसे जन संचार कहते हैं। हम और आप जिस माध्यम से आज बात कर रहे हैं
इसे भी जनसंचारी कहते हैं मित्रों, ठीक है ना। तो एक होता है जनसंचार, एक होता है समूह संचार। समूह संचार का अर्थ होता है किसी बहुत बड़ी सभा को संबोधित करना, उसे कहते हैं समूह संचार। जनसंचार के कार्य क्या हैं? ये 2 अंक का एक प्रश्न बनता है। जनसंचार के कार्य कुछ नहीं, जब हम किसी मंच से बात करते हैं तो उसका सीधा है, हम कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ एड्रेस करना चाहते हैं। तो जनसंचार का पहला काम संदेश देना, दूसरा काम शिक्षा देना। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा देने के लिए भी कुछ कहा जाता है, जैसे आप और हम आज शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। मनोरंजन करना जनसंचार का एक माध्यम होता है, मनोरंजन करना, जैसे टीवी में नाटक इत्यादि देखते हैं, वो जनसंचार ही कहलाता है। निगरानी करना, आजकल पता है परीक्षाओं में भी कैमरे लगने लगे हैं, स्कूलों में कैमरे लगने लगे हैं, गेट पर कैमरे लगने लगे हैं, बहुत निगरानी है। और वहाँ ऑफिस में बैठ कर के प्राचार्य जी देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हैं, उसको भी जो निगरानी तंत्र है, ये भी जनसंचार का एक माध्यम है। विमर्श करना, आपस में बातचीत करना और एक निश्चित प्रकार के विचारों का निर्माण करना। अब मैंने तो बहुत सारे बता दिए, आपको 2-3 ही लिखना है। जनसंचार के कार्य: सूचना भेजना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना, विचार विमर्श करना और हवा बनाना, मतलब विचारों का निर्माण करना। ये जनसंचार के कार्य। अब जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर एक एक अंक के प्रश्न आते हैं, बहुत आसानी से जल्दी समझने की कोशिश करेगा। जैसे रेडियो, रेडियो पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, मैं मुश्किल से आपको 6-7 प्रश्न बताता हूं। पहला, रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1892। 1892। रेडियो पर संगीत कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1921। रेडियो पर संगीत कार्यक्रम 1921 में शुरू हुआ, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। और ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936। एक बात और बता दें भैया, 1918 से 1936 का जो काल है, इसे छायावाद का काल भी कहते हैं। और छायावाद के 3 आधार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। जैसे एक टेबल के 4 पैर होते हैं ना, वैसे ही ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। 1918 से 1936 तक का काल छायावाद कहलाता है और 1936 में ही ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ था। 1947 में जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, तब कितने चैनल चल रहे थे? 9 रेडियो चैनल चल रहे थे। वर्तमान में कितनी भाषाओं में रेडियो चलता है? 24 भाषाओं में रेडियो चलता है। 1997 में प्रसार भारती की स्थापना हुई। प्रसार भारती क्या है? पहले क्या होता था कि रेडियो केवल सरकारी सहायता से ही चलता था। सरकारी लोग ही उसमें भाषण देते थे, सरकारी लोग ही समाचार देते थे, सरकारी लोग ही सब करते थे। सरकार ऐसे कलाकारों को आहूत करती थी और वेतन देती थी। लेकिन 1997 में प्राइवेटाइजेशन के उद्देश्य से प्रसार भारती एक स्वायत्त संगठन की स्थापना हुई और जिसने बाद में FM की शुरुआत की। इंदौर के हमारे मित्र भली भांति जानते हैं, रेडियो मिर्ची 98.4 FM बड़ी मस्ती के साथ बसों में चलते हुए हम सुनते हैं। तो ये रेडियो का मामला था। टेलीविजन, टेलीविजन की शुरुआत भारत में कब हुई? 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन की शुरुआत भारत में हुई। और दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? DD1 जिसको कहते हैं, 1976 में DD1 की स्थापना दिल्ली में हुई। और GTV बहुत अच्छे से देखते हैं लोग, स्टार टीवी, इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में हुई। और आज तक जिसने समाचार जगत में तहलका मचा दिया, आज तक की स्थापना 2002 में हुई। 2002 में हुआ, आज तक इसने GTV और स्टार चैनल को भी एक समय दबा दिया था। याद रखिएगा,
15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की स्थापना हुई। 1976 में दूरदर्शन DD1 शुरू हुआ। 1993 में प्राइवेट 2 चैनल स्थापित हुए, GTV और स्टार न्यूज, और 2002 में आज तक न्यूज चैनल बना। आज 900 से अधिक चैनल चल रहे हैं। सिनेमा के क्षेत्र में आप कुछ बात कर लें। भारत में सिनेमा, विश्व में जब सिनेमा था ही नहीं, सिनेमा होता क्या है ये पता ही नहीं था, तो सिनेमा की शुरुआत आगस्टे और लुइस नाम के 2 बंधुओं ने किया, जैसे लुइस बंधु कहते हैं। लुइस बंधुओं ने सिनेमा की शुरुआत की। विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? अभिव्यक्ति और माध्यम से बात चल रही भैया, ध्यान रखना, भूल मत जाना। विश्व की पहली फिल्म थी द अराइवल ऑफ ट्रेन, 1895 में बनी थी। और भारत की सबसे पहली जो फिल्म थी वो मूक फिल्म थी, बोली नहीं जाती थी, बिना बोले मौन मूक फिल्म 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। और भारत की पहली बोलती फिल्म जो है 1931 में बनी थी, आलम आरा। तो अगस्त और लुइस ने सिनेमा की शुरुआत की। द अराइवल ऑफ द ट्रेन 1895 में विश्व की पहली फिल्म थी। 1913 में राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म भारत में बनी। और 1913 का उल्टा कर दो तो 1931 में आलम आरा पहली बोलती हुई फिल्म बनी। कुछ और प्रश्न बता देता हूं, एक एक अंक वाले, जैसे डॉग वॉच पत्रकारिता क्या है? बिल्कुल नया प्रश्न सुना होगा आपने, पढ़ा भी नहीं होगा अभी तक। डॉग वॉच, डॉग वॉच हमारे कुत्ते की तरह देखना, है ना। सरकार के काम काज पर बहुत बारीकी से जो निगाह रखी जाती है उस पत्रकारिता को डॉग वॉच पत्रकारिता कहते हैं। याद हो गया होगा, सरकार की गतिविधियों पर बहुत ही बारीकी से निगाह रखने वाली पत्रकारिता डॉग वॉच पत्रकारिता कहलाती है। एडवोकेसी क्या है? घटनाओं पर जनमत तैयार करना, जो भी घटना होती है, जो भी घटित होता है, जो देश में होता है, लोगों का क्या विचार है वो तैयार करने का काम भी, जनमत तैयार करने का काम भी पत्रकारिता का है, इसे एडवोकेसी कहते हैं। डेडलाइन क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, डेडलाइन। कई बार क्या होता है, कोई भी समाचार पत्र 24 घंटे के बाद ही छपता है, लेकिन एक निश्चित अवधि तक ही वो समाचार स्वीकार करता है छपने के उद्देश्य से। उस स्वीकार करने की जो लाइन है या समय है उसको डेडलाइन कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता पर 1-2 प्रश्न आने की बहुत प्रबल संभावना है। साइबर पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट को साइबर पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। और इंटरनेट पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता है जिसे भुगतान करके देखा जा सकता है। और भुगतान करके देखी गई पहली समाचार साइट कौन सी है? इंडिया टुडे। पहली साइट भारत की कौन सी है इंटरनेट की समाचारों की? वो है rediff.com। भारत की पहली समाचार चैनल जो इंटरनेट पर चलता है वो rediff.com है। भारत में विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, तहलका.com। भारत में पहली शुद्ध पत्रकारिता करने का काम तहलका.com ने किया। कुछ ऐसी पत्रिकाओं के नाम, जैसे 2 ऐसे पत्रिकाओं के नाम बताइए जो वेबसाइट पर आती हैं। जैसे अपन देखते हैं ना रोज, नंदन पत्रकारिता आती है, लोटपोट आती है, चाचा चौधरी आती है, साबू वाली पत्रिका आती है, बहुत सारी कॉमिक्स आते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट पर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती हैं? कोई 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो मैं 4 बता देता हूं, आप 2 याद रख लेना। एक तो है, जैसे अपन कहते हैं ना, अभिव्यक्ति और माध्यम, तो एक पत्रिका का नाम ही है माध्यम और दूसरी पत्रिका का नाम है अभिव्यक्ति। आप बोलो, दोनों पत्रिकाएं याद हो गई? वे पत्रिकाओं में एक पत्रिका सराय है और एक है नेस्ट। सराय, नेस्ट, अनुभूति, अभिव्यक्ति, माध्यम, ये वेब पत्रिकाएं हैं। वेब पत्रिका मतलब इंटरनेट पर देखी जा सकती हैं। ऐसा समाचार पत्र जो आज तक नहीं छपा
केवल इंटरनेट पर ही देखा जा सकता है। उस समाचार पत्र का नाम क्या है? प्रभात साक्षी। संपादकीय क्या होता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अंक का बन सकता है। तो पूरे समाचार पत्र समूह की आवाज संपादकीय कहलाता है। मतलब जो समाचार पत्र का पूरा ग्रुप होता है, पूरे पत्रकार, चाहे वो किसी भी प्रकार के पत्रकार हों, अंशदायी पत्रकार हों, पूर्णकालिक पत्रकार हों, वेतनभोगी पत्रकार हों, रिपोर्टर हों, संवाददाता हों, निज प्रतिनिधि हों, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इनकी सबकी व्याख्या करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन संपादकीय क्या है ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगता है। पूरे समाचार पत्र समूह की आवाज संपादकीय कहलाती है और यह आवाज किसी समसामयिक विषय, समाज की पीड़ा को उठाने वाली होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 ककार क्या है? ये 2 अंक का प्रश्न हो सकता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? ये 2 अंक का प्रश्न हो सकता है। तो एक त्रिकोण जैसा उल्टा पिरामिड बनाना है ना, और उल्टे पिरामिड की 3 भाग करना, और पहला भाग कहलाएगा इंट्रो या शुरुआत, प्रारंभ, एक कहलाएगा मध्य और एक कहलाएगा समापन। ये उल्टा पिरामिड शैली है। 6 ककार आपको पता है। और एक प्रश्न बनता है, स्तंभ आलेख क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है, स्तंभ आलेख। कई बार कई समाचार पत्रों में कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो स्थायी रूप से कुछ लिखते हैं, उन्हें स्थायी स्तंभ या स्तंभ आलेख कहते हैं। कई समाचार पत्रों में कुछ कार्टून एक निश्चित कोने में निश्चित तौर पर बनते हैं, वो स्तंभ कहलाते हैं। संपादक के नाम पत्र क्या है? ये भी प्रश्न बनता है 2 अंक का। तो कई बार क्या रहता है कि हम सरकार तक या किसी विभाग तक या समाज तक कोई महत्वपूर्ण बात भेजना चाहते हैं तो संपादक के नाम पत्र के माध्यम से भेजते हैं, उसे संपादक के नाम पत्र कहते हैं। तो ऐसे कुछ मोटे मोटे प्रश्न मैंने इस संक्षिप्त वीडियो में रखने की कोशिश की है और आप थोड़ा सा अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। खास तौर पर रेडियो पर 1-2 प्रश्न आएंगे, इंटरनेट पर 1-2 प्रश्न आएंगे, टेलीविजन पर 1-2 प्रश्न आएंगे, समाचार पत्र पर 1-2 प्रश्न आएंगे और पत्रकारिता पर 1-2 प्रश्न आएंगे। संपादकीय क्या है, 6 ककार क्या है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, स्थायी आलेख क्या है, स्तंभ आलेख क्या है, संपादक के नाम पत्र क्या है, ऐसे कुछ प्रश्न बन के और आपको 5 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 अंक का एक प्रश्न बनता है। तो ये बहुत छोटा 7 अंक का भाग है, लेकिन इसको पढ़ना समझना वास्तव में बहुत जरूरी है। इसके अंकों का वेटेज बढ़ाना चाहिए था। और एक बात बता दें आपको मित्रों, हमें भले सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू हो गया है, भले हमारे पास केंद्र की किताबें आ गई हैं, भले उन किताबों में से प्रश्न पत्र बनने वाला है, लेकिन पेपर बनाने वाले गुरुजन हमारे ही हैं। पेपर बनाने वाले लोग मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश की शिक्षा पद्धति और वहाँ के विद्यार्थियों का स्तर उनको भली भांति पता है। अतः चिंता ना करें। ग्रामीण विद्यार्थी, शहरी विद्यार्थी, कमजोर विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी, है ना, जो भी आप अपने आप को समझते हो, चिंता नहीं करना। सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी और सरल पेपर आने वाला है। आप तो बस पढ़ते जाइए और जितनी आपकी क्षमता है उतना पढ़ के जाइए, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा ही जाएगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। ठीक है, कुछ और बात हो तो जरूर बताइएगा। हम इस माध्यम से और बिना माध्यम के भी कभी भी मिल सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में श्रेष्ठ सफलता की राजकुमार नामदेव की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।